नमस्कार दोस्तों, वी फॉर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए कल वीडियो बनाया था अनुपात से रिलेटेड, क्योंकि पहला चैप्टर थर्ड सेमेस्टर में अनुपात और समानुपात है। इसी श्रेणी में मैं कल जो अनुपात के बारे में चर्चा किया था, उसके बाद आज समानुपात के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, क्योंकि देखिए गणित कभी कभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कभी कभी उसमें परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछ लेता है, उसे कहते क्या है, उसको परिभाषित कैसे करते हैं। तो चलिए इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इससे रिलेट रखता है समानुपात से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समानुपात की। किसकी बात कर लेते हैं? समानुपात की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। अनुपात के बारे में मैंने कल चर्चा कर लिया था कि किसी भी संख्या या राशि के भाग को दर्शाता है, और जब ये दर्शाव दो वस्तुओं के बीच में हो और वो दोनों आपस में क्या हो, बराबर हों, तो उन्हें क्या बोलते हैं? समानुपात कहते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी परिभाषा लिख रखी है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही आराम से चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि जब ए संबंधे बी और ये समानुपाती सी संबंधी डी हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल इसको बताया था कि ये कालन चिन्ह होता है। क्या होता है? कालन चिन्ह होता है। और समानुपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल कालन चिन्ह। क्या बोलते हैं? इक्वल कालन चिन्ह बोलते हैं। अर्थात जब चार बिंदु ऐसे ऐसे लिख दिए जाते हैं तो वो क्या होता है? समानुपात होता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि अनुपात को हम बटे के यानी कि भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और जो समानुपात का चिन्ह है उसके स्थान पे हम बराबर लिख सकते हैं, और फिर जो अगला अनुपात बन रहा है उसको हम सी बटा के डी भी लिख सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ए संबंधी बी समानुपाती सी संबंधी डी को ए बटा के बी बराबर सी बटा के डी भी लिख सकते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब दो संख्याएं हैं या दो राशियां हैं, उनका अनुपात आपस में बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम समानुपात कहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों समानुपात के प्रकार कि समानुपात के प्रकार कैसे होते हैं। हालांकि समानुपात प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उनकी बनावट से रिलेट रखते हैं, इनके नियम पे आधारित होते हैं। तो पहला हमारा जो अनुपात समानुपात का नियम होता है वो होता है निरंतर समानुपात। अब बात आती है कि निरंतर समानुपात कहते किसे हैं। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख रखा है कि यदि तीन संख्याएं ए बी व सी, यानी कि ये तीन संख्याएं ए बी व सी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, 4 5 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। जब वो निरंतर समानुपात में होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी समानुपात में हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने तीन संख्याओं को लिया है, किसको? ए बी व सी को लिया है। अब हमने क्या किया है कि जब ये निरंतर समानुपात में होंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि जो हमारा पहला पद है, यानी कि जो पहला अनुपात है वो ए है और दूसरा क्या है? बी है। फिर दूसरे वाले में दूसरा क्या होगा? बी ही होगा, और तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रकार का जहाँ भी हमको अनुपात दिखे वो क्या कहलाता है? निरंतर समानुपात कहलाता है। निरंतर समानुपात से एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका मध्य अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिख रखा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इक्वल टू अंडर रूट में ए सी होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बाह्य पद मतलब बाहर के पदों का, बाह्य पद मतलब क्या? बाहर के पदों का गुणनफल। इस बीच वाले पदों के गुणनफल के आपस में क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको समझते हैं, जो हमारा समानुपात का पहले नियम बताया था कि इसको हम ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, और हमारा जो निरंतर समानुपात का अनुपात बना है वो क्या है? ए संबंधी बी समानुपाती बी संबंधी सी है। तो हम इसको ए बटा के बी बराबर बी बटा के सी लिख सकते हैं। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि जब बराबर वाले सवाल को सॉल्व करते हैं भिन्न वाले को, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि ए गुणे सी बराबर बी गुणे बी, अर्थात बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यहाँ से हमने ये निकाल लिया, जो निरंतर समानुपात का नियम हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको मैंने निकाल के बताया कि ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कैसे आता है। और जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि बी स्क्वायर में वर्ग में जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो जो हमारी संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है? बी बराबर करणी में ए सी हो जाती है। इस पर मैं सवाल करवाऊँगा आगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ए पहला समानुपात है, सी तीसरा समानुपात है तथा बी को मध्य समानुपात कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि इसमें ए जो होता है वो पहला समानुपात होता है और सी तीसरा समानुपात होता है, लेकिन बी की बात करें तो वो क्या होता है? मध्य समानुपात होता है। इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं और इसमें लोग फंस भी जाते हैं। चलिए अगर हम दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं कि दूसरा प्रकार क्या होता है, तो वो दूसरा प्रकार होता है प्रत्यक्ष अनुपात।
समानुपात। चलिए देखते हैं प्रत्यक्ष समानुपात की परिभाषा क्या कहलाती है। यदि ए बी के प्रत्यक्ष समानुपाती हो, कहने का मतलब यह है कि यदि ए बी के प्रत्यक्ष समानुपाती तभी होगा जब किसी एक के बढ़ने या घटने पर, अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, अगर पहला घट रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। जब इस प्रकार का हमको समानुपात दिख जाए तो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष समानुपात होता है। मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख रखा है कि यदि किसी परिवार के 10 सदस्यों को भोजन के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, कितनी है, 100 रुपये की आवश्यकता है। ये हमारा एक नॉर्मल रेशियो बन के आया कि 10 सदस्यों के भोजन के लिए 100 रुपये की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ दिन बाद होता क्या है कि उसी परिवार में 5 सदस्य और आ जाते हैं, अर्थात सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई, 15 हो गई, आ जाते हैं। तो उनके खर्च में 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो हमारा 100 रुपया खर्चा हो रहा था वो कितना हो रहा है, 150 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 10 आदमी थे तो 100 रुपये में ही खाना पूरी तरह से खा लेते थे। जब 15 आदमी आ जा रहे हैं, 15 सदस्य हो जा रहे हैं, तो उन्हीं को खाना खिलाने के लिए हमको 150 रुपये की आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आदमी बढ़ रहे हैं तो रुपयों की संख्या भी, यानी कि हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के समानुपात को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष समानुपात कहेंगे। दूसरे तरीके से अगर 10 आदमी हैं तो 100 रुपया लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये आदमी 5 ठो घट गया, यानी कि 5 आदमी हो गए, तो खर्चा भी घटेगा। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि अगर एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि घटती है तो वो हमेशा क्या होगा, प्रत्यक्ष समानुपात होगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। जो तीसरा प्रकार क्या है, व्युत्क्रम समानुपात। कि व्युत्क्रम समानुपात क्या होता है। तो व्युत्क्रम समानुपात को हमने यहाँ पे समझाने के लिए लिख रखा है कि यदि एक्स वाई की व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती तभी होगा जब दोनों में से किसी एक के बढ़ने पर दूसरा पर क्या होता है, घटा, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, और जब दूसरा घट रहा है तो पहला क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार की जब हमको समानुपात मिले तो वहाँ पे क्या होगा, व्युत्क्रम समानुपात होता है। जैसे कह रहा है कि किसी कार्य को 3 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लेते हैं। यानी कि कोई भी कार्य है, एक कार्य है, उसको 3 व्यक्ति मिलकर के 5 दिन में खत्म कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल रेशियो बन गया। लेकिन यदि उसी कार्य को करने के लिए 5 व्यक्ति कार्य को कर रहे हैं तो वह कार्य 3 दिन में ही समाप्त हो जा रहा है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आदमी की संख्या कम थी तो ज़्यादा दिन लग रहा था, और जब आदमियों की संख्या बढ़ गई तो दिनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। तो जब भी हमारा यहाँ पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो वो हमेशा क्या होगा, व्युत्क्रम समानुपात होगा। इसका एक नियम होता है कि यदि 4 राशियां समानुपात में हों तो किनारों के राशियों का गुणनफल बीच के राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हमने पीछे बता रखा था कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो सदैव मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, जब बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ए संबंधी बी समानुपाती सी संबंधी डी दिया हुआ है, तो बाह्य पद, इसमें बाह्य पद कौन कौन से हैं, ए और डी, यानी कि ए गुणे डी बराबर मध्य पद कौन कौन से हैं, तो बी और सी, यानी कि बी गुणे सी। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके बाह्य पदों का गुणनफल जो होगा वो सदैव बी मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बाह्य पदों का गुणनफल उसके मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इससे सवाल कैसे कैसे पूछते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल आता है वो यह आता है कि जब 4 राशियां समानुपात में हों तो अज्ञात मान ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यह दे दिया है कि 4 संख्याएं एक्स वाई जेड ए बी, एक्स वाई जेड और ए, 4 ये संख्याएं दे दिया है और इन संख्याओं को समानुपात में नहीं है। तो ये पूछता है कि इसमें क्या जोड़ा या घटाया जाए कि यह संख्या क्या हो जाए, हमारे समानुपाती हो जाए। उसी के लिए मैंने एक उदाहरण लिख रखा है कि 4 संख्याएं 10, 18, 22 और 38, ये देखिए समानुपात में नहीं है। 10, 18, 22 और 38 ये क्या है, समानुपात में नहीं। समानुपात में कब होंगी, जब इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर हो जाए। तो सवाल कह रहा है कि 4 संख्याएं 10, 18, 22, 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वे समानुपात में हो जाए। तो हम इसको हल कैसे करते हैं, देखिए हल इसको ऐसे करते हैं, मान लेंगे, माना प्रत्येक में यक्स जोड़ दिया जाए तो वे समानुपाती हो जाएंगे। तो वे क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। चलिए जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा रेशियो बन के आ गया
22 संबंध है 38। लेकिन मैंने बताया कि क्या हमारा इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 38 में जब 10 का गुणा करेंगे तो 380 आएगा, और 18 में 22 का गुणा करेंगे तो 380 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए अनुपात में नहीं है। तो हमने क्या किया है कि सब में x क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। सभी अनुपातों में क्या कर लेंगे? x जोड़ लेंगे। जो हमारा फार्मूला था कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, पीछे मैंने फार्मूला लिख रखा है। तो क्या करेंगे? 10 प्लस एक्स का गुणा हम 38 प्लस एक्स में कर देंगे। दो ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं रहता, तो वो सदैव किसको दर्शाता है? गुणा को दर्शाता है। और हम इसके बराबर क्या कर देंगे? 22 प्लस एक्स और गुणे 18 प्लस एक्स। जब हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 380 प्लस 48 एक्स और फिर प्लस एक्स स्क्वायर। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 396 प्लस 40 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये गुणा भाग जब हम बीजगणितीय व्यंजक पढ़ेंगे तो वहाँ हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हमारे पास समय कम होने के कारण मैं इतना फास्ट लेके चल रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों का आपस में गुणा किया है और इन दोनों का आपस में गुणा किया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि चर वाले को एक तरफ करेंगे और अचर वाले को एक तरफ करेंगे, तो कर लेते हैं कि चर वाले क्या क्या है? 38x, इधर क्या है? माइनस, ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 396। इधर प्लस 380 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 380 हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? माइनस 380 हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 48x में से 40x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8x, और 396 में से 380 घटाएंगे तो बचेगा 16, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या है? 2 है। अर्थात अगर हम इन सभी संख्याओं में 2 को जोड़ दें तो जो हमारा अनुपात बन के आएगा वो क्या आएगा? समानुपात बन जाएगा। क्या आएगा? समानुपात बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए एक और सवाल पूछता है चौथा अनुपात ज्ञात करने के बारे में। क्या? चौथा अनुपात ज्ञात करने के बारे में, जिसमें 3 अनुपात दिया रहता है और चौथे अनुपात के बारे में पूछता है। तो पहला अनुपात क्या? यहाँ पे मान लेंगे, हल करते टाइम यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है कि 2, 3 तथा 4 का चौथा समानुपात ज्ञात करें, अर्थात चौथा समानुपात क्या होगा। तो जब हम चौथे समानुपात के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि देखिए हमको एकेडमिक लेवल पे लेके चलना है, तो इतना लिखना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मान लेंगे, माना चौथा अनुपात क्या है? चौथा अनुपात x है। चलिए अब हम बनाते हैं अनुपात को समानुपात के नियम से, यानी कि 2 संबंधी 3, पहला, दूसरा, तीसरा 4 दिया हुआ है और चौथा क्या मान लिया? हम x मान लिए। फिर वही नियम लगाएंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे x बराबर 3 गुणे 4 हो जाएगा। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि चौथा अनुपात हमने क्या मान रखा है? x मान रखा है। तो 3 गुणे 4 और इधर 2 गुणे में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, अर्थात 6। यानी कि 2, 3, 4 का समानुपात 2, 3, 4 का चौथा समानुपात क्या आएगा? 6 आएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सवाल बन के आएगा, हमारा आंसर बन के आएगा, वो इस टाइप का आएगा। अब देखते हैं, हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि हम 2 में 6 का जो गुणा करेंगे वही बराबर आएगा किसमें? अगर हम 3 में 4 का गुणा करेंगे, अर्थात 6 दूना के 12 और 4 तियाँ 12, अर्थात ये क्या है? समानुपाती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे चल के कि तीसरा समानुपात ज्ञात करना। तीसरा समानुपात ज्ञात करना यानी निरंतर समानुपात की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरा समानुपात ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे दिया है 3 तथा 6 के बीच तीसरा समानुपात। तीसरा अनुपात क्या होगा? तीसरा समानुपात क्या होगा? इस प्रकार के जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि जब इस प्रकार की सवाल दिया होता है तो ये पहला अनुपात होता है और ये चौथा अनुपात होता है, बीच के अनुपात को पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे तीसरा समानुपात क्या हो जाएगा? तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हाँ तो सॉरी, तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे कि 3 संबंध 6 संबंधवान 6 संबंध x। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे पहला अनुपात तो 3 दिया हुआ है और दूसरा अनुपात क्या दे दिया है? 6 हुआ है, तो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा?
x हो जाएगा। जैसा कि हमने वहाँ पे निरंतर समानुपात में बताया था कि जब a संबंधी b समानुपाती b संबंधी c हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मध्य पद वाला ही क्या होता है, दूसरा समानुपात होता है, जो कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। और तीसरा समानुपात क्या होता है, c, और जबकि पहला क्या होता है, a होता है। कहने का मतलब हमारे समझिएगा, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, अर्थात 3 गुणे x बराबर 6 गुणे 6। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 बटा के 3, अर्थात ये 2 बार में कट गया तो 6 दूना के 12, यानी कि जो हमारा तीसरा अनुपात निकल के आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कि मध्य समानुपात ज्ञात करना। क्या दिया हुआ है, मध्य समानुपात। मध्य मतलब क्या, बीच वाला। ठीक उसी सवाल से रिलेट रखता है जो हमने पिछले वाले भाग में बताया था। पिछला वाला जो क्वेश्चन हमारा था 3 और 6 वाला, उसी तरह से दे दिया है कि 4 और 9 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी मान लेंगे क्या, माना मध्यानुपात क्या है, माना मध्यानुपात x है। अब देखिए क्या होता है कि पहला अनुपात दे दिया है और दूसरे अनुपात के बारे में पूछ रहा है और तीसरा अनुपात भी दे दिया है, यानी कि पहला अनुपात और तीसरा अनुपात यहाँ पे दे दिया और बीच वाले अनुपात के बारे में वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 4 गुणे 9 बराबर x गुणे x, अर्थात हमें लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4 9 36 होता है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का मान जब हम रूट में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करणी में 36, और करणी में 36 का मान क्या होता है, 6, अर्थात जो हमारा मध्य अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट 2 अनुपात और समानुपात का। कल का जो हमारा वीडियो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अनुपात और समानुपात से जो भी क्वेश्चन सामने आएंगे हम उसको सॉल्व करके बताएंगे कि नहीं सवाल कैसे सॉल्व होता है और उस पर नियम कैसे कैसे कब कब हम लागू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।